की डंजन्स में जाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम दोनों मिलकर सी रैंक की डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं? जिनवू से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ हम दोनों ही डंजन के अंदर जाएंगे। जिनवू से कहता है लेकिन सी रैंक की डंजन के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास 10 लोग कम से कम होने चाहिए। जिनवू से कहता है कि मुझे पता है कि 10 लोग होने चाहिए, लेकिन तुम भी पेपर फिल अप कर लेना। बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो पैसे लेकर सिर्फ साइन कर देंगे और हम लोग अपने 10 लोगों को पूरे कर लेंगे, लेकिन वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिनवू से कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिनवू से कहता है अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक और बात है, इसके बारे में जरा गौर से सोचो, अगर हम दोनों 19 रेड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, 19 बार डंजन में जाने के बाद जिंदा बाहर आ जाते हैं, तो तुम अपने डैड को ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिनवू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी ये शर्त। चलो ठीक है, मैं जाकर अपने बाकी के 8 टीममेट्स का बंदोबस्त करता हूँ। फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। जिनवू अभी भी रनिंग कर रहा होता है। जिनवू जल्दी से वहीं पर रुक जाता है और कहता है मैंने तो 10 किलोमीटर भागना था, लेकिन मैंने 11 किलोमीटर भाग लिया क्योंकि मैं अपनी सोचों में घूमता, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। साथ ही वो पीछे अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और कहता है आखिर अब ये जीना कहाँ रह गई। जिनवू अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है मैंने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ को कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन यह 11 किलोमीटर क्यों शो कर रहा है। जिनवू कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अभी भी अपनी बहन का इंतजार करना है, तो क्यों ना मैं बाकी की एक्सरसाइज भी कर लूं। क्या पता 100 से ज्यादा पुशअप्स और चिन अप्स करने से मेरा लेवल अप हो जाए। फिर वो 20 मिनट तक वहीं पर एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है ये सारे स्टैट्स तो 200 से आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब इसकी एक लिमिट है। पहले ये 100 तक थे और अब ये 200 पर चले गए हैं। अब अगर मैं 200 किलोमीटर तक नहीं भाग सकता तो क्यों ना मैं 20 किलोमीटर भागता हूँ। और वो साथ ही फिर से भागना शुरू कर देता है। उसी वक्त जीना भी पीछे पहुंच आती है और उसे कहती है ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं अभी अभी यहाँ पर पहुंची हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से अमेरिका का होता है, जहाँ पर डांगसू का भाई डांगसू है। डांगसू की सेक्रेटरी लोला उसके पास आती है। डांगसू फोन सुन रहा होता है और उस बंदे से कह रहा होता है मुझे उन दोनों हंटर्स जो कि उस डंजन से जिंदा बाहर आए हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फैक्स कर दो। साथ ही डांगसू लोला से कहता है लोला मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। लोला उसे कहती है आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डांगसू उसे कहता है अगर मैं कोरिया में किसी को मार देता हूँ तो यहाँ अमेरिका में मेरे साथ क्या होगा। लोला डांगसू से कहती है क्योंकि आप अमेरिका के एस रैंक हंटर हैं, इसलिए अगर आप कोरिया में किसी को मार देते हैं तो आपका ट्रायल अमेरिका में होगा और यहाँ पर जजेस के साथ निगोशिएशन करने से सारा मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। डांगसू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ कमीनों ने मेरे बड़े भाई को कोरिया में मार दिया है, मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और साथ ही वो अपने मोबाइल को भी अपने हाथ में ही तोड़ देता है। डांगसू सोचना शुरू कर देता है और कहता है मेरे भाई के पास 8 मेंबर्स थे, टोटल 10 लोग अंदर गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही बाहर आए। जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और ई रैंक का हंटर है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कमजोर लोगों की वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दे। और वैसे भी वो दोनों सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए थे, उन दोनों के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ट्रैप सेट किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने उन सबको अंदर जाकर मार दिया। डांगसू लोला से कहता है मुझे जल्दी ही कोरिया जाना है, जल्दी से मेरे शेड्यूल को क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है लेकिन आप अभी नहीं जा सकते, अगर आप चले गए तो हमारे गिल्ड का क्या होगा। डांगसू से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मेरे शेड्यूल में फ्री टाइम कब है। लोला उसे कहती है 2 हफ्ते के बाद। डांगसू से कहता है चलो ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मेरे शेड्यूल को बिल्कुल क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है क्या आपको वाकई में ऐसा करना चाहिए। डांगसू से कहता है फिलहाल तो मैं पूरी शिद्दत से यही करना चाहता हूँ, मुझे अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले वो दोनों किसी डंजन में मारे ना जाए। उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा और उसके हाथ में फैक्स किए हुए जो पेपर होते हैं उनके ऊपर एक जिन्हो की पिक्चर होती है और एक पर जिनवू की पिक्चर होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 12 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू के हाथ में एक और चाबी होती है, जैसी कि उसने पहली बार इस्तेमाल की थी एक इंस्टेंट डंजन क्रिएट करने के लिए। जिन्वू कहता है मैंने सुबह एक्सरसाइज ज्यादा कर दी थी, जिसके रिवार्ड के तौर पर मुझे ये की मिली है। इस आइटम की क्लास एस रैंक है। जिन्वू कहता है मुझे तो लगा था कि मुझे कोई अच्छा सा इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करने के बदले में ये एक की मिली है जो कि इंस्टेंट डंजन की है। जिन्वू कहता है मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे इनाम मिलता है। रिवार्ड के तौर पर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक कर्स मैजिक बॉक्स का और एक ब्लेस मैजिक बॉक्स का, और मैंने ब्लेसिंग वाले मैजिक बॉक्स को चुना, जिसमें से ये इंस्टेंट डंजन की निकली। अब जबकि मेरे पास ये की है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। जिन्वू उस की को इस्तेमाल करता है तो सामने एक बड़ा सा दरवाजा ओपन हो जाता है।
जिन्वू उस डंजन के दरवाजे को पार करता हुआ अंदर चला जाता है। जिन्वू कहता है अगर ये की एस रैंक की है तो हो सकता है कि ये डंजन भी एस रैंक की हो और इसके अंदर सारे मॉन्स्टर्स भी एस रैंक के हों, और अगर ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है तो इसका मतलब मेरे यहाँ बचने की चांसेस बिल्कुल 0 है। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। अगर वो की एस रैंक की है तो ये डंजन भी एस रैंक की होगी। अगर ये डंजन वाकई में एस रैंक की निकलती है तो मेरे पास एक हार्ट स्टोन है जो कि मैंने लास्ट टाइम डंजन में इस्तेमाल नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे छोटे मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा रैंक कितना ज्यादा हाई हो चुका है और मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे जिन्हो के साथ सी रैंक की डंजन्स में जाना होगा, जिसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होना जरूरी है। जिन्हो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सामने से एक 3 मुंह वाला बड़ा सा बीस्ट निकलता है जो कि हेल गेट कीपर होता है, जिसका नाम साइबरस होता है। जिन्हो उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मुझे ऐसी जगह पर अपनी जान नहीं देनी, मैं इसको मारकर यहीं पर लेवल अप होऊंगा। जिन्हो कहता है लेवल अप होने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है कि मुझे इंस्टेंट डंजन्स के अंदर जाते रहना चाहिए। और साथ ही जिन्हो कहता है कि बी रैंक के बाद डंजन की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पास्ट में बहुत ही कम एस रैंक की डंजन्स ओपन हुई है। जेजू आइलैंड पर एक दफा एस रैंक की डंजन ओपन हुई थी और हंटर्स उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उसका गेट पूरा खुल गया और मॉन्स्टर्स ने पूरे जेजू आइलैंड को वेस्टलैंड बना दिया। अब वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह रहा, वहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हैं। सारे एस रैंक के हंटर्स मिलकर अगर टीम बनाकर भी वहाँ पर जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उस डंजन के मॉन्स्टर्स को क्लियर कर पाएंगे। कोरिया में इस वक्त जितने भी हंटर्स हैं उन सबको मिलाकर भी हम लोग किसी एस रैंक के डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त जितना रैंक मेरा है या मैं जितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे एस रैंक के डंजन में हरगिज नहीं जाना चाहिए। और साथ ही जिन्हो और साइबरस के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। उसी वक्त जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारे टाइटल के मुताबिक जब कोई वुल्फ स्लेयर है तुम्हारा बफ एक्टिवेट हो गया है। साथ ही जिन्हो अपने स्प्रिंट के स्किल को भी एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और साइबरस पर चारों तरफ से अटैक करता है। थोड़ी ही देर के बाद जिन्हो अपने ब्लड लॉस स्किल को भी एक्टिवेट करके चेक करता है, लेकिन साइबरस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसके ब्लड लॉस इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। जिन्हो कहता है मेरे बहुत सारे स्किल्स इसके सामने काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये बहुत ही हायर रैंक का मॉन्स्टर है। जिन्हो कहता है इसके ऊपर मेरे अटैक्स काम नहीं कर रहे, हालांकि ये एक बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर है और बीस्ट टाइप के सामने मेरे सारे स्टैट्स 40% बढ़ जाते हैं। जिन्हो कहता है अब मुझे कोई भी डाउट नहीं रहा, मुझे लगता है कि ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है। उसी वक्त जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे वार्निंग दी जाती है कि साइबरस अपना रैथ मोड इस्तेमाल करने वाला है और उसका ये रैथ मोड 3 मिनट तक रहेगा। साइबरस अपनी पावर को रिलीज करते हुए जिन्हो की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हो जंप करते हुए उसके सर के ऊपर अपना हंजर मारता है, लेकिन साइबरस के सर पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। जिन्हो जल्दी से उसके सर से नीचे की तरफ जंप करता है, लेकिन साइबरस आगे बढ़कर उसके कंधे पर काट लेता है और जिन्हो दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है और उसकी एचपी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका एचपी लेवल 411 पर आ जाता है। क्योंकि जिन्हो का बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है, इसलिए सिस्टम उसके एक स्किल को अपने आप एक्टिवेट कर देता है। जिन्हो कहता है ये सिस्टम तो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी ये मुझे बचा कर रख रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। जिन्हो कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। जिन्हो अपने रिवार्ड वाली विंडो में जाता है और रिकवरी स्टैट को सिलेक्ट करते हुए अपने आप को दोबारा हील कर लेता है। हील होने के फौरन बाद जिन्हो जंप करते हुए साइबरस के एक सर के दांतों को पकड़ लेता है। जिन्हो ने ऊपर से और नीचे से उसके दांतों को पकड़ा होता है और साथ ही उसे घुमाते हुए उसके सर को मोड़ देता है, जिससे साइबरस का एक सर मर जाता है। और फिर जंप करते हुए दूसरे सर की आंख में अपना डैगर मारता है और फिर वहाँ से भी जंप करते हुए तीसरे सर के ऊपर जाकर अपना हंजर जोर से मारता है, जिसके साथ ही साइबरस जमीन के ऊपर धड़म करके गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने हेल के गेट कीपर साइबरस को मार दिया है, और साथ ही एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे 4 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हो साइबरस से कहता है तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। अभी मैं इस डंजन के बॉस से फाइट नहीं कर सकता, अभी के लिए मुझे वापस जाना होगा। वहीं पर सामने एक दरवाजा होता है जिसके पीछे शायद बॉस हो सकता है। जिन्हो कहता है अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ, जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा फिर मैं वापस आऊंगा। साइबरस को मारने पर जिन्हो को रिवार्ड के तौर पर 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले नंबर पर उसे एक नेकलेस मिलता है और दूसरे नंबर पर उसे सामने वाले दरवाजे की चाबी मिलती है जो कि उसे साइबरस को मारने पर ही मिल सकती थी, और तीसरे नंबर पर एक बेकार सा दांत मिलता है जैसा कि इंस्टेंट डंजन में वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलता था। फिर जिन्हो अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए उस डंजन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, उसके सामने एक और आदमी बैठा होता है जो कि एक हंटर होता है, और साथ में वो हंटर एक पुलिस वाला भी है। वो हंटर उस शख्स से कहता है तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। वो शख्स हंटर से कहता है मैंने सुना है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ डंजन के अंदर ही रहता है, बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि डंजन के अंदर क्या हुआ। हंटर उसे कहता है तुम डंजन के अंदर ऐसा क्या करवाना चाहती हो। उसी वक्त वो शख्स पैसों से भरा हुआ एक बैग टेबल के ऊपर रखता है
और हंटर से कहता है इस बैग के अंदर 20 बिलियन बोन है। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। मैं इतने सारे पैसों से तुम्हारे से क्या करवाना चाहता हूँ। साथ ही वो अपना सर झुका लेता है और हंटर से कहता है प्लीज हंटर, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे लिए उन सालों को मार डालो। वो हंटर उस शख्स से कहता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे क्योंकि हमारे साथ और भी ज्यादा हंटर्स जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा। क्या तुम और ज्यादा पैसे अरेंज कर सकते हो? मेरे लिए उन सारे हंटर्स को मारना बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर्स हमारे साथ जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा ताकि कोई बाहर आकर ना बता सके। वो शख्स उसे कहता है क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो? क्या तुम वाकई में उन सबको भी मारना चाहते हो? हंटर उसे कहता है जब हम लोग एक बी रैंक के हंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे गिल्ड से कॉल्स आती है कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि मैंने उन गिल्ड्स को क्यों ज्वाइन नहीं किया? किसी गिल्ड को ज्वाइन करने की बजाय मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों चला गया? साथ ही वो हंसते हुए शख्स से कहता है क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स को मारने से ज्यादा इंसानों को मारना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। नेक्स्ट सीन एक डोजो का होता है जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग एक हंटर को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। ये वही मिस्टर सॉन्ग है जो कि फर्स्ट एपिसोड में आए थे और उनसे जो तलवारबाजी सीख रहा है वो उनका स्टूडेंट है जो कि एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते और ना ही उसका चेहरा दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एस रैंक का हंटर उसे कहता है मास्टर आप तो अभी भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरी बॉडी बूढ़ी हो चुकी है, अगर मैं मुसलसल ट्रेनिंग न करता रहूं मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। और वैसे भी ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करते, वरना एक एस रैंक के सामने मेरी क्या मजाल के मैं तुम्हें हिट भी कर सकूं। आप सभी को 4th एपिसोड से याद ही होगा कि मिस्टर सॉन्ग का एक बाजू कट जाता है और मिस्टर सॉन्ग काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गए। मिस्टर सॉन्ग अभी अपने हंटर स्टूडेंट से बात ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें गिल्ड से कॉल आती है, उन्हें एक सी रैंक की डंजन में रेड के लिए बुलाया जाता है। मिस्टर सॉन्ग अपने स्टूडेंट से कहते हैं मुझे जाना होगा। उनका स्टूडेंट उनसे कहता है मास्टर क्या वाकई में रिटायर नहीं होना चाहते? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ? मेरे पास पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे इस दुनिया के काम ला सकूं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक एस रैंक का हंटर एक सी रैंक के हंटर से तलवारबाजी सीखने के लिए आया है। क्या तुम्हें भी ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती? उनका स्टूडेंट मिस्टर सॉन्ग से कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है जो कि मुझे आपसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सॉन्ग गली में चलते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं मुझे गिल्ड की तरफ से एक डी रैंक की डंजन में जाना होगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के ऊपर मेरी तलवार काम नहीं करती क्योंकि अपनी अवेकनिंग के बाद मैं एक मैजिशियन हंटर बना था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैं तो एक तलवारबाज था। इतने साल लगाकर मैंने अपनी तलवारबाजी सीखी, लेकिन हीरो बनने के बाद मुझे मैजिक मिल गया। हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो, लेकिन मुझे अभी तक इसकी रीजन समझ में नहीं आई। मिस्टर सॉन्ग अपनी ही सोचों में गुम चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त एक हुड पहने हुए लड़का उनके पास से गुजरता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं जरा बात सुनो, मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। वो उस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा जिन्वू होता है। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं चाहते, पहले तो तुम छोटे हुआ करते थे, तुम इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए? सिर्फ चंद ही महीनों में तुम इतने बड़े कैसे हो गए? और साथ ही मिस्टर सॉन्ग को जिन्वू की टांग के बारे में याद आता है कि डंजन के अंदर उसकी टांग कट गई थी। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पैर की तरफ देखते हैं तो उसकी टांग पूरी सलामत होती है। मिस्टर सॉन्ग से देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं आहिर ये कैसे हुआ? तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक है। जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से कहता है आप सबके चले जाने के बाद मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था। जब मुझे इस डंजन से बाहर निकाला गया तो मेरे पाँव बिल्कुल सलामत थे और मेरी पूरी बॉडी हील हो चुकी थी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं आखिर उस डंजन में ऐसा क्या हुआ? लेकिन साथ ही वो हंसते हुए जिन्वू से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वाकई में तुम्हारा पैर कट जाता तो तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए ऐसा तो बहुत ही बुरा होता। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिन्वू मिस्टर सॉन्ग के बाजू की तरफ देखता है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, मुझे इस बाजू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा आखिर तुम्हारा क्या हुआ होगा। वैसे मैंने सुना था कि तुम बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था और आज तुम्हें देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से कहते हैं कहीं तुम भी उस डंजन में जाने के लिए तो नहीं आए? कहीं तुम्हें गिल्ड से मैसेज तो नहीं आया? जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से कहता है हाँ मुझे भी गिल्ड की तरफ से मैसेज आया है, क्या आपको भी मैसेज आया है? वो दोनों डंजन वाली साइड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उन तीनों के करीब जाते हैं तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये तो बहुत ही अमेजिंग दिन है, आज तो सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये सारे वही लोग हैं जो उस दिन डंजन में से बच गए थे। मिस्टर किम और जूही दोनों भी वहीं पर होते हैं। जूही जिन्वू को देखकर हैरान हो जाती है, जबकि जिन्वू को मिस्टर किम को देखकर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मिस्टर किम उन्हें मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे। फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये तो वाकई में एक कोइंसिडेंस है कि उस डंजन के वाकये से जिंदा बचने वाले हम सारे लोग दोबारा से एक साथ डंजन में जाने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होता है।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 13 के साथ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पहली 4 एपिसोड में डंजन के अंदर से जो 6 लोग बचकर बाहर आ जाते हैं, वही 6 लोग दोबारा डंजन में जाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें जिन्वो और जूही भी होती है। जूही जिन्वो की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, क्या तुम वाकई में वही जिन्वो हो? तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। जिन्वो हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है, हाँ मैं वही जिन्वो हूँ। जूही जिन्वो से कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कभी मिले ही नहीं, तुम डंजन में भी नहीं आए। जूही आगे बढ़ती है और जिन्वो से कहती है, तुम्हारा कद तो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इतने महीनों में तुम इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए? और तुम्हारी टांग कैसी है? जैसे ही वो उसकी टांग की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी टांग तो हील हो चुकी है। जिन्वो अभी जूही को इस बारे में बताने लगता है, उसी वक्त सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। वो निकलते ही इन दोनों से कहते हैं, यहाँ पर तो एक रोमांटिक सीन चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई मूवी या ड्रामा बनने वाला है? यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है, अब हंटर्स भी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। उनके साथ एक ऑफिसर भी होता है, ये वही बी रैंक का हंटर है जिसने पैसे लिए थे। वो उनसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर पिकनिक पर नहीं आए। उनमें से एक क्रिमिनल आगे बढ़ता है और जूही के पास से गुजरते हुए उसे कहता है, डंजन के अंदर हमारा भी ख्याल रखना। मिस्टर सॉन्ग भी हैरान होकर कहते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये क्रिमिनल्स यहाँ पर क्यों हैं? उसी वक्त गिल्ड की तरफ से एक लड़का आता है और उनसे कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, पहले मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, ये तीनों क्रिमिनल्स भी आज की रेड में तुम लोगों के साथ डंजन के अंदर जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग से सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम क्रिमिनल्स के साथ रेड पर जाएंगे? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, चाहे वो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन वो है तो हंटर्स ही, और ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है कि ऐसे हंटर्स जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें डंजन के अंदर भेजा जाता है ताकि उनकी सजा को माफ किया जा सके या फिर उनकी सजा को कम किया जा सके। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, अब इससे बुरा और ज्यादा क्या हो सकता है? वो लड़का उनसे कहता है, प्लीज मेरी बात को समझिए, हमारे इस इलाके में हंटर्स बहुत ज्यादा कम हैं, हमें इन्हीं के साथ काम चलाना होगा। आपको इन क्रिमिनल्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके साथ वो काले सूट वाला बंदा पुलिस डिपार्टमेंट से है, उसका नाम टाइशिक है और वो एक बी रैंक का हंटर है। वो तीनों क्रिमिनल सी रैंक के हंटर्स हैं। अगर वो तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला करना चाहें तो वो एक बी रैंक के हंटर को नहीं हरा पाएंगे। जिन्वो टाइशी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। साथ ही वो जूही से कहता है, जूही प्लीज तुम इस रेड में हमारे साथ मत आओ। जूही उसे कहती है, क्या तुम जा रहे हो? जिन्वो उसे कहता है, हाँ मुझे जाना होगा। जूही उसे कहती है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग सभी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है ये हमारी किस्मत है कि हम सबको इन क्रिमिनल्स के साथ इस डंजन के अंदर जाना होगा। फिर वो लोग उस डंजन के दरवाजे के सामने चले जाते हैं। टाइशिक तीनों कैदियों के हाथ खोल देता है। उनमें से एक कैदी से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए? तुम हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हो। टाइशिक उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वो उनके हाथ खोलने के बाद मिस्टर सॉन्ग के पास आता है और उन्हें कहता है, मेरा नाम टाइशिक है और मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये तीनों क्रिमिनल मेरी निगरानी में रहेंगे, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों में से कौन सा बंदा आज हमारी रेड को लीड करेगा? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। मिस्टर सॉन्ग जिन्वो से पूछते हैं, क्या मैं लीडर बन सकता हूँ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जिन्वो उनसे कहता है, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात सुनते ही मिस्टर सॉन्ग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। उस दिन डंजन के अंदर मेरी वजह से 11 लोग मारे गए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से 6 लोग बचे भी थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम सब लोगों को सेफ रखने की। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम से कहते हैं, मिस्टर किम क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं इस प्लेट को लीड करूं? मिस्टर किम ज्यादा खुश नहीं होते और दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। फिर वो सारे लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर उनका सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर्स के साथ होता है। वो सारे क्रिमिनल जंगली जानवरों की तरह उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं, जैसे उनको मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इनमें से मॉन्स्टर कौन है, वो गॉब्लिन्स या फिर ये क्रिमिनल्स? उसी वक्त एक गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे से मिस्टर सॉन्ग पर अटैक करता है। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देते हैं। साथ ही 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर सामने की तरफ से आते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ ही आग को इस्तेमाल करते हुए उनको मार देते हैं। एंट्रेंस पर मौजूद सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्वो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जिन्वो तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारे हाथ में ये जो हंजर है ये तो बहुत ही स्पेशल है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? हम सबको तो तुम्हें डंजन के अंदर हाली हाथ आते हुए देखने की आदत हो गई थी, तुम्हारे पास अचानक से डैगर कहाँ से आ गया? जूही भी काफी ज्यादा खुश होती है और जिन्वो से कहती है, मुझे तो तुम्हें एक बार भी हील नहीं करना पड़ा, क्या तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो? जिन्वो से कहता है, नहीं मैं बस डेली एक्सरसाइज करता हूँ।
मिस्टर सोंग अपने आप में सोचते हैं, हालांकि मैंने जिनवू के साथ मजाक किया है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। और मैं सिर्फ इसकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले जब ये डंजन के अंदर आता था तब ये बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ होता था और हमेशा सहमी होकर बाहर जाता था, लेकिन अब तो देखो ये किस तरह मुस्कुरा रहा है और बहुत ज्यादा रिलैक्स है। जबकि दूसरी तरफ जूही अभी भी कांप रही है, मुझे लगता है कि वो अभी भी डर रही है।